आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। इथियोपिया में एक ज्वालामुखी है, हाइली गुब्बी, जो पिछले आप मानेंगे नहीं 12,000 सालों से चुपचाप सोया हुआ था। और फिर अचानक एक दिन वो जाग गया। हाँ, और ये सिर्फ एक लोकल घटना नहीं थी। इस ज्वालामुखी से जो राख निकली, उसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। और भारत समेत कई देशों में आसमान पर कब्जा कर लिया। जिससे हुआ ये कि हवाई यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बिल्कुल। हम जिस रिपोर्ट को देख रहे हैं, हाईली गुब्बी इरप्शन, ऐश अलर्ट्स एंड ग्लोबल इम्पैक्ट्स, वो इसी की परतें खोलती है कि कैसे एक दूर दराज का विस्फोट मतलब पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बन गया। तो आज हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी की राख का ये पूरा अलर्ट सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इस अचानक हुए विस्फोट के पीछे का विज्ञान क्या है? सबसे जरूरी बात, ये घटना हमें हमारे प्लैनेट की छिपी हुई ताकतों और हमारी ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम की कमियों के बारे में क्या सिखाती है। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो बातचीत शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जब ज्वालामुखी की राख कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। ये वो राख तो नहीं है जो लकड़ी जलाने के बाद बचती है, ये कुछ और ही चीज है ना? बिल्कुल। ये लावा की तरह भी नहीं है जो जमीन पर बहता है। इसे आप हवा में उड़ता हुआ पत्थर और कांच समझिए। पत्थर और कांच। हाँ, जब मैग्मा जबरदस्त ताकत से फटता है तो वो अरबों खरबों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये कण इतने महीन होते हैं कि हवा में हजारों किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं, और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। खासकर हवाई जहाजों के लिए। सही बात है। तो इन पर नजर रखने के लिए कोई सिस्टम तो होगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक राख का बादल कहीं भी घूमता रहे और किसी को पता ही ना चले। हाँ, इसके लिए ग्लोबल नेटवर्क है। दुनिया भर में 9 वॉल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर्स हैं। अच्छा, VACS कहते हैं जिन्हें। हाँ, शॉर्ट में VACS। ये 24 घंटे काम करते हैं। नासा के मॉडिस जैसे सैटेलाइट्स और जमीन पर लगे सेंसर्स से लगातार डेटा इकट्ठा करते हैं। और फिर हाई स्प्लिट जैसे मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणी करते हैं कि राख का ये बादल अगले कुछ घंटों या दिनों में किस दिशा में जाएगा, कितनी ऊंचाई पर रहेगा, ये सब। बिल्कुल, ये एक तरह की वैश्विक ज्वालामुखी मौसम भविष्यवाणी प्रणाली है। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं देखते कि विस्फोट हुआ, बल्कि ये भी अनुमान लगाते हैं कि उसका धुआं कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये राख जेट इंजन के लिए इतनी खतरनाक क्यों है? ये तो धूल के कणों जैसे ही हुए ना। यही पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये सिर्फ धूल नहीं, ये कांच के महीन कण हैं। कांच के कण? हाँ, हवाई जहाज के जेट इंजन के अंदर का तापमान सोचिए, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो जब ये राख के कण इंजन में जाते हैं तो वो इस तापमान पर पिघल जाते हैं और इंजन के अंदरूनी हिस्सों, खासकर टरबाइन ब्लेड्स पर एक परत की तरह जम जाते होंगे। बिल्कुल, कांच की एक परत की तरह। और ये परत इंजन में हवा के बहाव को रोक देती है, ब्लेड्स को जाम कर सकती है, और नतीजा इंजन का हवा में ही बंद हो जाना। एग्जैक्टली। हवा में इंजन का बंद हो जाना, ये सुनने में ही डरावना लगता है। मुझे याद है 2010 में आइसलैंड के वो आयाफ्लॉयल्सकुल ज्वालामुखी। आयाफ्लायोकिल। तब मेरा एक दोस्त यूरोप में हफ्तों तक फंसा रहा था। तभी समझ नहीं आया था कि इतनी सी राख से इतनी बड़ी मुसीबत कैसे हो सकती है। वो एक वेकअप कॉल था पूरी दुनिया के लिए। उस एक विस्फोट की वजह से यूरोप में लगभग 1 लाख उड़ानें रद्द हुई थीं। 1 लाख? हाँ, और एविएशन इंडस्ट्री को 1.3 अरब यूरो से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ था। और ये 2010 की बात है। हाँ, बिल्कुल। आज जब दुनिया में रोजाना 1 लाख से ज्यादा उड़ानें होती हैं, तो इस तरह की एक घटना का असर और भी कई गुना बड़ा हो सकता है। और 2010 का वो आइसलैंड वाला मामला तो सबको याद है, लेकिन इस बार का अपराधी एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसका नाम तक किसी ने नहीं सुना था, हाइली गुब्बी। इसकी कहानी तो और भी अजीब है। ये कहाँ है और इतना खास क्यों है? हाइली गुब्बी इथियोपिया के अफार डिप्रेशन में है। ये भूवैज्ञानिक रूप से दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। अनोखी क्यों? ये वो जगह है जहां 3 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, अफ्रीकी, अरबी और सोमाली, एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो रही हैं। जैसे कोई जमीन को खींचकर फाड़ रहा हो। बिल्कुल वैसा ही। इसी वजह से यहाँ धरती की परत बहुत पतली है और ज्वालामुखी गतिविधियां बहुत आम हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इसी इलाके को मानवता का पालना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शुरुआती इंसानों के कई अहम जीवाश्म मिले हैं।
मतलब जहां से इंसानियत ने चलना सीखा वहीं धरती आज भी करवटें ले रही है। लेकिन हाईली गुब्बी को तो निष्क्रिय या डोरमेंट माना जाता था, है ना? बिल्कुल। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसका आखिरी विस्फोट करीबन 12,000 साल पहले हुआ था। 12,000 साल? हाँ, इसीलिए ये किसी की भी वॉच लिस्ट पर नहीं था। सबका ध्यान इसके पड़ोसी ज्वालामुखी एटा आले पर था, जो लगातार सक्रिय रहता है। जिसे धुएं वाला पहाड़ भी कहते हैं। हाँ, हाईली गुब्बी के मामले में इलाके की दुर्गमता और वहां चल रहे संघर्षों की वजह से कोई खास निगरानी सिस्टम था ही नहीं। और शायद इसीलिए जब ये फटा तो ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की तरह सामने आया। लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। मतलब लोगों ने पहले इसे धूल की आंधी समझा। हाँ, कहानी की शुरुआत ऐसे ही हुई। 20 नवंबर को स्थानीय लोगों ने ज्वालामुखी से हल्के धुएं के गुबार उठते देखे। लेकिन वहां 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में धूल भरी आंधियां आम हैं, तो किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे नजरअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल। और फिर 3 दिन बाद 23 नवंबर को सुबह 11:30 बजे धमाका हो गया, एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ। और ये कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं था। राख और धुएं का गुबार सीधा 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। 14 किलोमीटर मतलब लगभग 46,000 फीट। हाँ, ये उस क्षेत्र के ज्वालामुखियों के लिए एक बहुत ही असामान्य ऊंचाई थी, जो बताता है कि विस्फोट कितना ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन ये जल्दी शांत भी हो गया। हाँ, इसकी ताकत जितनी ज्यादा थी, ये उतनी ही जल्दी शांत भी हो गया। 24 नवंबर तक विस्फोट लगभग पूरी तरह बंद हो चुका था। ठीक है, तो ये मैग्मा हजारों साल से वहां दबाव में जमा था, एक तरह का स्लीपिंग जॉइंट। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 12,000 साल बाद जाग गया? कोई ट्रिगर था क्या? इसके पीछे का विज्ञान वाकई दिलचस्प है। जैसा हमने कहा, आफाट डिप्रेशन में धरती की परत बहुत पतली है। हाँ। इसकी वजह से नीचे से गर्म मैग्मा आसानी से ऊपर आता है और ज्वालामुखी के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर एक चेंबर में इकट्ठा होता रहता है। एक प्रेशर कुकर की तरह? बिल्कुल। हजारों सालों से ये मैग्मा वहां एक प्रेशर कुकर की तरह बंद था। और फिर किसी ने प्रेशर कुकर की सीटी हटा दी। आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। संभावना ये है कि टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने की वजह से उस मैग्मा चेंबर में अचानक एक दरार आ गई। इस दरार ने चेंबर का दबाव अचानक से गिरा दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोडा की बोतल। अगर उसे जोर से हिलाकर अचानक ढक्कन खोल दें तो क्या होगा? सब कुछ झाग बनकर बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, यहां भी वही हुआ। जैसे ही दबाव कम हुआ, मैग्मा में घुली हुई गैसें जैसे पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड जो अब तक शांत थीं, वो अचानक खरबों बुलबुलों में बदल गईं। और ये गैसें बहुत तेजी से फैली होंगी। हाँ, ये अपने मूल आकार से 100 गुना तक फैल गईं और इस जबरदस्त ताकत ने उस पिघले हुए मैग्मा को छीथड़ों की तरह उड़ा दिया। उसे पत्थर और कांच के अरबों महीन कणों में तोड़ दिया। यही राख है। वाह! इस तरह के शक्तिशाली विस्फोट को भूवैज्ञानिक प्लिनियन स्टाइल विस्फोट कहते हैं, जो 79 ईस्वी में वेसुवियस के विनाशकारी विस्फोट जैसा था, जिसने पोम्पेई शहर को दफन कर दिया था। हाँ, वही। वाह! मतलब ये पूरा विस्फोट मैग्मा की वजह से नहीं, बल्कि उसमें फंसी गैसेस के अचानक बाहर निकलने से हुआ। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और इस विस्फोट से बनी राख की क्वालिटी भी कुछ अलग थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि विस्फोट इतना शक्तिशाली था, इसलिए इससे बनी राख बहुत ही ज्यादा महीन थी। कितनी महीन? लगभग टैल्कम पाउडर जैसी। और जितनी महीन राख होती है, वो हवा में उतनी ही ज्यादा देर तक तैर सकती है और उतनी ही लंबी दूरी तय कर सकती है। और इसलिए ये ग्लोबल खतरा बन गई। बिल्कुल। और सिर्फ राख ही नहीं थी, रिपोर्ट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का भी जिक्र है। हाँ, विस्फोट के साथ रोजाना लगभग 10,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही थी। हालांकि यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, इस विस्फोट से निकली राख की कुल मात्रा लगभग 0.1 क्यूबिक किलोमीटर थी। सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना 1991 में फिलीपींस के पिनाटुबो ज्वालामुखी से करें तो ये कुछ भी नहीं था। अच्छा। पिनाटुबो ने 10 क्यूबिक किलोमीटर राख निकाली थी, यानी हाईली गुब्बी से 100 गुना ज्यादा, और उसने पूरी दुनिया की जलवायु को 1 साल के लिए ठंडा कर दिया था। तो हाईली गुब्बी उतना बड़ा नहीं था? नहीं, लेकिन उसकी लोकेशन और उसकी राख की महीन प्रकृति ने उसे एक बड़ा सिरदर्द बना दिया। और ये बात हमें फिर से निगरानी की कमी पर ले आती है। मतलब क्या कोई शुरुआती संकेत नहीं थे? भूकंप के झटके या गैस का रिसाव? जरूर हुए होंगे। विस्फोट से पहले अक्सर जमीन में हल्की कंपन होती है, जिसे ट्रेमर्स कहते हैं।
यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव बढ़ जाता है। लेकिन कोई सेंसर ही नहीं था वहाँ। सही बात है, क्योंकि हाईली गुब्बी पर कोई सेंसर ही नहीं था, तो ये सारे शुरुआती संकेत हमारी पकड़ में ही नहीं आए। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारी वैश्विक ज्वालामुखी निगरानी प्रणाली में अभी भी कितनी बड़ी कमियां हैं। बिल्कुल। तो अब आते हैं इस राख के बादल के अविश्वसनीय सफर पर। 23 नवंबर को ये इथियोपिया से उठा और फिर कुछ ही घंटों में इसने लाल सागर पार किया और सऊदी अरब, यमन और ओमान के ऊपर से गुजरा। इसकी रफ्तार हैरान करने वाली थी। मतलब सिर्फ 24 घंटे में 3700 किलोमीटर। ये तो कल्पना से भी परे है। कोई सुपर तूफान भी इतनी तेजी से नहीं चलता। इसे इतनी रफ्तार मिली कहां से? इसका श्रेय जाता है हमारे वातावरण की जेट स्ट्रीम को। अच्छा, ये तेज हवाएं जो बहुत ऊंचाई पर चलती है। हाँ, हमारे वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर लगभग 30,000 से 40,000 फीट पर बहने वाली तेज हवाओं की नदियां हैं ये 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। तो जेट स्ट्रीम ने एक कन्वेयर बेल्ट का काम किया। बिल्कुल। उसने इस राख के बादल को पकड़कर सीधे पूरब की ओर यानी भारत की तरफ धकेल दिया। और 24 नवंबर तक यानी सिर्फ एक दिन में ये बादल भारत के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो चुका था। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के ऊपर मंडरा रहा था। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि यह 25,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर था, जो कि इंटरनेशनल उड़ानों का मेन कॉरिडोर होता है। तो सीधे खतरे की जद में। हाँ, बिल्कुल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने तुरंत अपने मॉडल्स को एक्टिवेट किया और अनुमान लगाया कि 25 नवंबर की शाम तक हवा का रुख इसे और आगे धकेल देगा और भारतीय हवाई क्षेत्र साफ हो जाएगा। हाँ, उनके अनुमान के मुताबिक बची हुई राख चीन और जापान की ओर बढ़ रही थी। तो एक तरफ इथियोपिया में चरवाहों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर भारत में एयरपोर्ट्स पर क्योस मचा हुआ था। एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग चेहरे। जमीनी स्तर पर इसका क्या असर हुआ? अच्छी खबर ये थी कि इथियोपिया में इस विस्फोट से किसी की जान नहीं गई। ये तो राहत की बात है। हाँ, लेकिन स्थानीय समुदायों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। राख की एक मोटी परत ने कई गांवों को ढक दिया। चारागाह जहां जानवर चरते थे वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो इससे उन स्थानीय चरवाहों की पूरी अर्थव्यवस्था पर संकट आ गया होगा, जो अपनी बकरियों और ऊंटों पर ही निर्भर हैं। बिल्कुल, उनके जानवरों के लिए खाने को कुछ नहीं बचा। और यहाँ भारत में एविएशन इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर दिखा। हाँ, भारत की नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने तुरंत सभी एयरलाइंस के लिए नोटिस जारी कर दिए। एयर इंडिया को अपनी 13 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इनमें लंबी दूरी की उड़ानें भी शामिल थीं। हाँ, अमेरिका की नेवॉर्क और JFK एयरपोर्ट से आने वाली उड़ानें भी शामिल थीं। और सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, दूसरी एयरलाइंस पर भी इसका असर पड़ा होगा। बिल्कुल। इंडिगो, अकासा एयर और एयर अरेबिया जैसी एयरलाइंस ने भी दुबई, जद्दा और कुवैत जैसे बेहद व्यस्त रूट्स पर अपनी उड़ानें रोक दी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर तो काफी देरी हुई थी। हाँ, कई घंटों की देरी हुई, जिससे हजारों यात्री फंसे रहे। ये सब एक ऐसे ज्वालामुखी की वजह से हो रहा था जो हजारों किलोमीटर दूर फटा था। ये ग्लोबलाइजेशन का एक साइड इफेक्ट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक सवाल जो सबके मन में था, खासकर दिल्ली NCR में रहने वालों के, क्या इस राख से प्रदूषण बढ़ा? क्योंकि उस समय दिल्ली का AQI पहले से ही बहुत खराब था। ये एक बहुत ही अहम सवाल था। ये राख सिलिका के कणों से बनी होती है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में सांस के जरिए अंदर लिया जाए तो ये फेफड़ों में जाके जम सकती है और सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर सकती है। सही बात है, लेकिन राहत की बात ये थी कि जब तक ये बादल भारत पहुंचा तब तक ये हवा में बहुत ज्यादा फैल चुका था। जमीन पर इसकी मात्रा इतनी कम थी कि इससे कोई बड़ा स्वास्थ्य खतरा पैदा नहीं हुआ। तो दिल्ली का बढ़ा हुआ AQI स्मॉग की वजह से ही था। हाँ, वो स्थानीय स्मॉग की वजह से था, ज्वालामुखी की राख की वजह से नहीं। तो इस पूरी घटना से, इस पूरे केओस से हम क्या सीख ले सकते हैं? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि 2010 के आइसलैंड विस्फोट से सबक लेने के बावजूद ज्वालामुखी की निगरानी में अभी भी बहुत बड़ी कमियां हैं, खासकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में। हमारी आदत है कि हम उन ज्वालामुखियों पर तो नजर रखते हैं जो घनी आबादी वाले इलाकों में हैं या विकसित देशों में हैं। सही कहा, लेकिन दूर दराज के इलाकों में मौजूद ऐसे सोए हुए दैत्य कब जाग जाएं इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। मतलब ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम सिर्फ उन दरवाजों पर ताले लगा रहे हैं जहां पहले चोरी हो चुकी है, जबकि दूसरे कई दरवाजे खुले पड़े हैं। ये हाँ, उम्मीद की किरण जरूर है। अब हमारे पास ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी है जो सीधे ज्वालामुखी के क्रेटर के ऊपर जाकर गैस और राख के सैंपल इकट्ठा कर सकती है, जो पहले नामुमकिन था। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित ट्रैकर्स विकसित किए जा रहे हैं
जो सैटेलाइट डेटा का रियल टाइम में विश्लेषण करके किसी भी असामान्य गतिविधि की शुरुआती चेतावनी दे सकते हैं। और क्या हवाई जहाजों को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर भी काम हो रहा है? हाँ, उस पर भी रिसर्च चल रही है। भविष्य की रणनीतियों में ऐसे जेट इंजन बनाना भी शामिल है जो राख प्रतिरोधी हों। शायद उन पे सिरेमिक जैसी कोई खास कोटिंग करके। हाँ, जो पिघले हुए कांच को जमने न दे। लेकिन सबसे जरूरी है एक बेहतर और इंटीग्रेटेड अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क जो किसी भी देश की सीमाओं से परे जाकर काम करे, ताकि भविष्य में हमें ऐसे सरप्राइज न मिले। आज की यह चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक दूर दराज का भुला दिया गया ज्वालामुखी पूरी दुनिया के हवाई यातायात को एक दिन के लिए ठप कर सकता है, तो हम भविष्य की ऐसी अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के लिए असल में कितने तैयार हैं। और यहाँ एक अंतिम विचार है जो इन स्रोतों से सामने आता है और जो थोड़ा चिंताजनक भी है। वो क्या? कुछ वैज्ञानिक मॉडल्स ये संकेत दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जेट स्ट्रीम और ज्यादा मजबूत और अस्थिर हो सकती है। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में होने वाले विस्फोटों की राख आज के मुकाबले और भी दूर तक और ज्यादा तेजी से फैल सकती है। मतलब खतरा और बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे में जब हमारी दुनिया एक तरफ टेक्नोलॉजी से और ज्यादा जुड़ रही है और दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण और ज्यादा अस्थिर हो रहा है, तो हमें उन प्राकृतिक घटनाओं के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए जो एक झटके में हमारे ग्लोबल सिस्टम को ठप कर सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।